Students, how are you? Hope you are having the days of your life, means lockdown, right? चलिए, and in the same way you are now in the mode of examinations as your unit tests are approaching, and you are having your syllabus with you, right? Dates with you. On 28th your unit test of SST is there, and hope you are doing very well. चलिए, अभी आपके कुछ फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा कि उनको क्वेश्चन आंसर्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन तो आना ही आना है आपका यूनिट टेस्ट में भी, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेज लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। जो विरोध प्रदर्शन फ्रांस में हुआ उसको होने के पीछे कौन कौन सी परिस्थितियाँ थी, क्वेश्चन ये है, ठीक है। इसका आंसर है कि जब किंग लुइस 16 को अपॉइंट किया गया, स्टूडेंट्स एक्चुअली सम वो टाइपो मिस्टेक्स हो जाती हैं, दैट इज़ अपॉइंटेड नॉट अनॉइंटेड, दैट इज़ अपॉइंटेड। तो जब लुइस 16 को अपॉइंट किया गया एज अ न्यू किंग, तो उसके पास खजाना नहीं था, खाली खजाना मिला उसको, क्योंकि बहुत पहले से जो है फाइनेंशियल क्राइसिस में फ्रांस चल रहा था। एक्चुअली फ्रांस जो है बहुत टाइम से वॉर कर रहा था, तो उससे क्या हो रहा था, उसका खजाना खाली हो रहा था। और एक और बहुत बड़े रीजन्स है, वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कि वर्साइल का पैलेस, वर्साइल एक जगह का नाम है जहाँ के पैलेस बहुत विशाल था, और उसके मेंटेन करने में ही बहुत पैसा लग जाता था, और दैट इज़ नॉट प्रोडक्टिव, तो सिर्फ जो पैसा गया वो ज़ीरो हो जाता था, ठीक है। अब है, और एक है कि फ्रांस ने क्या किया था, फ्रांस और ब्रिटेन जो है राइवल्स थे, तो फ्रांस ने ब्रिटेन से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए अमेरिका को हेल्प की, उसकी 13 कॉलोनीज़ को लेने में। उसकी अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ जो हैं वो ब्रिटेन के अंडर थी। जैसे ब्रिटेन की एक कॉलोनी इंडिया था ना, ऐसे ही अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ जो हैं वो ब्रिटेन के अंडर थी। तो फ्रांस ने लड़ाई की, अमेरिका का साथ दिया, और अमेरिका को वो 13 कॉलोनीज़ वापस दिलवाई। इसमें क्या हुआ, उसका फ्रांस का बहुत सारा धन व्यय हो गया और वो कर्ज में चला गया। 2 बिलियन लीवर्स का कर्ज हो गया। लीवर्स वहाँ की मुद्रा का नाम था, ठीक है। उसके बाद जब खजाना खाली होने लग गया तो राजकोष का घाटा होने लग गया, तो उसको पूरा करने के लिए, अपने सारे जो एक्सपेंडिचर हैं उनको पूरा करने के लिए राजा ने क्या किया, राजा लोन लेता था, बड़े बड़े मर्चेंट से लोन लेता था। तो जिन मर्चेंट से, लैंडर से राजा लोन लेता था, वो बहुत सारा पैसा 10% इंटरेस्ट रेट पे वो लोन देते थे। तो सरकार जो राजकोष का एक बहुत बड़ा भाग जो है वो इंटरेस्ट देने में ही चला जाता था। अब इसके बाद में और कौन कौन से खर्चे थे, जैसे कि जो गवर्नमेंट हैड टू स्पेंड अपने बजट में इंटरेस्ट पेमेंट्स में देता था। नेक्स्ट है कि वो रेगुलर एक्सपेंसेस जो होते हैं, जैसे कि आर्मी को मेंटेन करना हो गया, कोर्ट्स के लिए हो गया, गवर्नमेंट ऑफिसेज हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, है ना। इनको बढ़ाना तो छोड़, लेकिन उनकी जो रेगुलर उनके खर्चे थे, वही सैलरीज जो होती हैं वो भी नहीं दे पा रहा था, राजकोष से उतना भी नहीं बन पा रहा था। इससे क्या हुआ, उन्होंने, राजा ने क्या किया, टैक्स इंक्रीज़ कर दिए, टैक्स बढ़ा दिए, क्योंकि, और ये भी आपको पता है कि फ्रांस की सोसाइटी 3 भागों में बटी हुई थी, है ना। एक क्लर्जी, नोबल और अदर्स, थर्ड स्टेट। और टैक्स कौन देता था, केवल थर्ड स्टेट को टैक्स देना पड़ता था, तो सारा टैक्स का भार किस पे पड़ा, अदर पीपल पे पड़ गया। और क्या हुआ कि जो पॉपुलेशन थी वो वहाँ की बढ़ ही रही थी, बहुत अच्छे से, बहुत मैसिवली ग्रो कर रही थी। इससे क्या हुआ, जो फूड ग्रेन्स थे, मतलब कि खाने पीने के सामान की भी किल्लत होनी शुरू हो गई, दिक्कतें होनी शुरू हो गई। प्रोडक्शन उस हिसाब से नहीं बढ़ पा रहा था जिस हिसाब से उसकी डिमांड बढ़ गई थी। तो जो ब्रेड का प्राइस है वो बहुत बढ़ गया। ब्रेड क्या था वहाँ पे, ब्रेड जो है एक स्टेपल डाइट थी, मीन्स एक मुख्य खाना था जो मेजॉरिटी लोग जो हैं खाते थे। उसमें क्या हुआ, उसकी भी पैसे बहुत बढ़ गए। मोस्ट वर्कर वर एम्प्लॉयड एज लेबर, वहाँ जो ज़्यादातर लोग थे वो क्या करते थे, लेबरर्स इन वर्कशॉप पे थे, ठीक है। वो उनको जो है एक फिक्स्ड वेजेस थे उनके, जो कहते हैं कि
भत्ता, है ना, दैनिक भत्ता जो था, वेजेस थे वो फिक्स थे, लेकिन वेजेस उनके जो है वो तो बढ़ नहीं रहे थे, वो तो फिक्स थे, लेकिन जो खाने पीने की चीज़ों के सामान हैं उन सब के प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे, टैक्सेस बढ़ गए थे। तो क्या हुआ, इससे जो रिच थे, जो नोबल और क्लर्जी वाले जो लोग थे वो और ज़्यादा रिच हो गए थे, और जो पुअर लोग हैं, गरीब, वो बहुत गरीब, बहुत ज़्यादा गरीब हो गए थे। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन आउटब्रेक हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्रुप्स ऑफ फ्रांस सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवॉल्यूशन? विच ग्रुप्स वर फोर्स्ड टू रिलिंक्विश पावर? विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड विद द आउटकम ऑफ द रिवॉल्यूशन? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो फ्रांस की कौन सी सोसाइटीज़ हैं जिनको रिवॉल्यूशन से फ़ायदा हुआ। ठीक है, दूसरा पार्ट क्वेश्चन का है, वो कौन से लोग हैं, वो कौन से ग्रुप हैं जिन्हें अपनी पावर रिलिंक्विश करनी पड़ी, मीन्स त्यागनी पड़ी। रिलिंक्विश का मतलब होता है त्यागना, तो अपनी पावर जो है त्यागनी पड़ी, शक्ति त्यागनी पड़ी। और कौन सी सोसाइटी है जिसको निराशा लगी रिवॉल्यूशन के आउटकम से, परिणाम से, जिसको निराशा लगी, जो डिसअपॉइंट हुआ। नाउ विल डिस्कस अबाउट इट। जो फ्रांस सोसाइटी है वो 3 स्टेट में डिवाइडेड थी, थर्ड स्टेट जो था उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। ठीक है, द थर्ड स्टेट कंसिस्टेड, उसमें कौन कौन लोग आते थे? पीजेंट्स, आर्टिशियंस, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स एट्सेट्रा। द ग्रुप दैट वर फोर्स टू, जो वो रिलिंक्विश पावर किसको करनी पड़ी, कौन से ग्रुप को करनी पड़ी? फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट को, है ना। तभी तो वो जो नोबल और क्लर्जी को ही तो अपने पावर्स रिलिंक्विश करनी पड़ी थी। वो अब ना रिवॉल्यूशन के बाद में ना उनसे वो काम करा सकते थे, ना वो टैक्सेस लगा सकते थे। जो क्लर्जी टैक्स लेता था, डायरेक्ट क्लर्जी टैक्स लेता था थर्ड स्टेट से, बाद में वो भी नहीं लगा पा सकता था। तो क्या हुआ, फर्स्ट और सेकंड स्टेट को अपनी पावर त्यागनी पड़ी। दो जो एक्चुअली दोज पीपल हु हैड एन्जॉयड सर्टेन प्रिविलेज बाय बर्थ, जो लोग जन्म से अपने, क्योंकि वो उस स्टेट में पैदा होते थे इसलिए वो सब एन्जॉय कर रहे थे, उन पावर्स को उनको वो छोड़नी पड़ी। सेकंड और थर्ड स्टेट को अपनी जो प्रिविलेजेस हैं वो छोड़ने पड़े, लेकिन इनइक्वालिटी was one of the root cause of the revolution. The revolution tried to bring equality to the society. एक्चुअली ये जो गैप था बढ़ गया था, और यही एक जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आउटब्रेक का रीज़न भी था। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में सबसे बड़ी बात जो हुई वो क्या थी, इक्वलिटी सोसाइटी में आ गई थी। नौ हम उनको पॉइंट वाइज करते हैं। द ग्रुप ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवॉल्यूशन। जो थर्ड स्टेट का रिचर सेक्शन था वो सबसे ज़्यादा फ़ायदे में रहा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में। वो कौन से थे? पीजेंट्स थे, वर्कर्स थे, पैटी ऑफिसर्स, लॉयर, टीचर्स, डॉक्टर, बिजनेसमैन एंड ट्रेडर्स। Formerly, they were forced to pay all the taxes and were humiliated by the clergy and noble every time. However, after the revolution, क्या होता था, वो लोग उनको फोर्स किया जाता था, ह्यूमिलेट किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था क्लर्जी और नोबल्स के द्वारा हर समय में। ठीक है, तो वो उनसे छुटकारा मिला, इक्वली हो गए वो अपर सेक्शन के, क्योंकि पैसा तो था उनके पास लेकिन वो थर्ड स्टेट में आते थे, इस वजह से उनको सब मतलब ह्यूमिलेट होना पड़ता था। ठीक है, तो रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ, वो अपर क्लास के इक्वल आ गए। दूसरा ग्रुप आता है सोसाइटी का जो कि जिनको अपनी पावर रिलिंक्विश करनी पड़ी, वो हैं फर्स्ट और सेकंड स्टेट, क्लर्जी और नोबल्स। क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन सोसाइटी बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इनटू सोशल इक्वालिटी, वो बेस ही इक्वालिटी पे था, जो अपनी उनको फर्स्ट और सेकंड क्लर्जी और नोबल को अपनी पावर्स छोड़नी पड़ी, टैक्सेस नहीं ले पा सकते थे। अब वो उनसे जो थर्ड स्टेट के लोगों से काम नहीं करा पा सकते थे, अब थर्ड स्टेट के लोग उनके इक्वल हो गए थे। तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ, अब सबसे ज़्यादा पावर किसको छोड़नी पड़ी? क्लर्जी और नोबल को, फर्स्ट और सेकंड स्टेट को। नाउ है वो जो जिसको डिसअपॉइंटेड हुआ जो ग्रुप, वो है लेस प्रिविलेज्ड पीपल, poorer section of the society and women would have been disappointed with the outcome of French Revolution।
क्योंकि उनसे ऐसा प्रॉमिस किया गया था कि इक्वलिटी आएगी, है ना। बट वो उस लेवल तक इक्वलिटी नहीं आ पाई कि जो वीमेन को पूरे अधिकार मिल पाए, या जो बहुत ही गरीब वो सेक्शन था उसको उसके लेवल तक उतनी इक्वलिटी नहीं आ पाई। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब आप इनको लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके।